हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। राजकोषीय नीति सरकार के किस कार्य से संबंध रखती है? कर प्रणाली, सरकारी व्यय, सरकारी ऋण, खुले बाजार की क्रियाएं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कर प्रणाली, सरकारी व्यय और सरकारी ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग्स फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्शन ए, हाई लिक्विडिटी, ऑप्शन बी, शॉर्ट मैच्योरिटी, ऑप्शन सी, हाई रिटर्न्स, ऑप्शन डी, लो रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार उपकरणों की एक सामान्य विशेषता नहीं है? उच्च तरलता, छोटी परिपक्वता, उच्च प्रतिलाभ, कम जोखिम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उच्च प्रतिलाभ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई रिटर्न्स। हाई लिक्विडिटी, शॉर्ट मैच्योरिटी और लो रिस्क मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के फीचर है, लेकिन हाई रिटर्न्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का फीचर नहीं है। हाई रिटर्न कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट का फीचर है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई रिटर्न्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर characterized by high liquidity, short maturity and low risk, but they generally do not offer high returns. मुद्रा बाजार उपकरण उच्च तरलता, छोटी परिपक्वता और कम जोखिम की विशेषता रखते हैं, लेकिन वे सामान्यतः उच्च प्रतिलाभ प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म heteroscedasticity? ऑप्शन ए, variance of UI is not constant. Option B, variance of dependent variable not constant. Option C, errors are linearly independent of one and another. Option D, errors have no zero mean. heteroscedasticity शब्द से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, UI का विचरण स्थिर नहीं है। वेरिएंस ऑफ द UI इज नॉट कांस्टेंट। एक रिग्रेशन मॉडल में जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं होमोसेडास्टिसिटी, और जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोसेडास्टिसिटी। द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप इज अ कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स developed by ऑप्शन ए, सैमुएल्सन, ऑप्शन बी, हेरेड एंड डोमर, ऑप्शन सी, रिचर्ड आर नेल्सन, ऑप्शन डी, शुम्पीटर। निम्न स्तर आय संतुलन जाल की अवधारणा को अर्थशास्त्र में किसने विकसित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिचर्ड आर नेल्सन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिचर्ड आर नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमेटी recommended tax on agriculture holdings? Right answer is option D, KN Raj Committee. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, एंड लिस्ट 2 में दिया है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, सैमुएल्सन, हेक्सर ओहलिन। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दी है डेविड रिकार्डो ने, और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दी है एडम स्मिथ ने, और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी है हेक्सर ओहलिन ने, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है। ए का 2, बी का 1 और सी का 4। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर,
रैचेट इफेक्ट, रियल बैलेंस इफेक्ट। और लिस्ट 2 में दिया है केन्ज, काहन, पैटिंकिन, डूजेनबेरी। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया है केन्ज ने, और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया है काहन ने, और रैचेट इफेक्ट दिया है डूजेनबेरी ने, और रियल बैलेंस इफेक्ट दिया है पैटिंकिन ने। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। Next question is, which is not a dimension of Human Development Index? Ability to lead a long and healthy life, ability to acquire knowledge, ability to achieve decent standard of living, ability to access clean environment। मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ability to access clean environment। Next question is, sustainable development explains. Option A, development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Option B, the process of increase in output would involve greater consumption of resources. Option C, the reckless use of resources would cause exhaustion and degradation. Option D, none of the above। धारणीय विकास का तात्पर्य है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वह विकास जो भावी पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेसिक रैशनल ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए, इंटरनल इकोनॉमीज, ऑप्शन बी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन सी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। विकास के लिए भारी धक्के की नीति निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई कैलकुलेट्स 4 components of money supply M1, M2, M3 and M4. Which one of the following statement is not correct? M1 is equal to currency with public plus demand deposits with banks. M2 is equal to M1 plus post office saving deposits. M3 is equal to M1 plus M2. M4 is equal to M3 plus total post office deposits. Right answer is option C, M3 is equal to M1 plus M2. Option A, M1 is equal to currency with public plus demand deposits with bank correct option है, and option B, M2 is equal to M1 plus post office saving deposits ये भी correct option है। M4 is equal to M3 plus total post office deposit ये भी correct option है। ऑप्शन सी, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इनकरेक्ट है, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थियोरेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड द रिजल्टिंग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नोन एज। ऑप्शन ए, लाफेर कर्व, ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ऑप्शन सी, लोरेंज कर्व, ऑप्शन डी, ऑफर कर्व। सैद्धांतिक रूप से कर की दर एवं उससे प्राप्त सरकारी राजस्व के बीच संबंध को किसके द्वारा जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लाफर वक्र, लाफर कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग high inflation and high unemployment at the same time, then it is a situation of option A, deflation, option B, inflation, option C, recession, option D, stagflation। Right answer is option D, stagflation। जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई होती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन।
इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जब कीमतों में लगातार गिरावट आती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकोनॉमी में हाई होती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडम स्मिथ कंट्रीब्यूशंस आर। एडम स्मिथ का योगदान क्या क्या है? ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन बी नोशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ऑप्शन सी नोशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऑप्शन डी डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, ऑप्शन ई सोशली नेसेसरी abstract labor time. Right answer is option first, A and B. डिवीजन ऑफ लेबर एंड नोशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एडम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद। सृजनात्मक विनाश का विचार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, शुम्पीटर। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी assumes increasing returns to scale and perfect competition, decreasing returns to scale and perfect competition, increasing returns to scale and imperfect competition, decreasing returns to scale and imperfect competition. अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत की मान्यता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल और अपूर्ण प्रतियोगिता। Increasing returns to scale and imperfect competition. Next question is which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि एशियन ड्रामा बुक के ऑथर साइमन कुजनेट्स नहीं है बल्कि एशियन ड्रामा बुक के ऑथर गुनार मिर्डल है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। Essay on the Theory of Economic Growth written by John Robinson. Das Kapital is written by Karl Marx and Theory of Economic Growth is written by A.W. Lewis. And Asian Drama is written by Gunnar Myrdal. Next question is, according to Robinson, the term Golden Age in the context of Harrod-Domer model is used to emphasize. रॉबिन्सन के अनुसार हैरड-डोमर मॉडल के संदर्भ में स्वर्ण युग शब्द का निम्नलिखित किस पर बल देने हेतु प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, इट्स मिथिकल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज। प्लेटिकर्टिक कर्व, मेसोकर्टिक कर्व, लेप्टोकर्टिक कर्व, none of these. Right answer is option second, mesokurtic curve. Next question is, in a frequency curve, the mode was found to be higher than the mean. This shows that the distribution is symmetric, negatively skewed, positively skewed, normal. Right answer is option second, negatively skewed. जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर मीन की वैल्यू मीडियन और मोड से ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और जहाँ पर मोड की वैल्यू मीडियन और मीन से ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री, जहाँ पर सिमेट्री नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। अ टोल इज अ टैक्स on those citizens who use toll roads. This policy can be viewed as an application of benefit principle, horizontal equity, vertical equity, tax progressivity. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो लोग गवर्नमेंट की गुड्स
और सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं उन पे उसी प्रोपोर्शन में टैक्स लगना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में कि वो गवर्नमेंट की गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था टोल टैक्स का। टोल टैक्स एक बेनिफिट प्रिंसिपल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो उस टोल रोड का यूज़ कर रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है, सिर्फ वही लोग टैक्स पे करेंगे। जो उस टोल रोड में नहीं जा रहे या उसका बेनिफिट नहीं ले रहे, वो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है या उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल बात करता है कि जिस पर्सन के अंदर जितनी एबिलिटी है उस पर उतना ही टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगता है और जिसकी इनकम कम होगी उस पर कम टैक्स लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्टिकल इक्विटी क्या होता है। वर्टिकल इक्विटी में क्या होता है कि जो अनइक्वल पर्सन है उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा, मतलब जो समान नहीं है उनको बराबर ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी इनकम है 10 लाख रुपए और दूसरा पर्सन है उसकी इनकम है 5 लाख रुपए और तीसरा पर्सन है उसकी इनकम है 1 लाख रुपए। ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि ये क्या है अनइक्वल है ना, इनकी जो इनकम है वो इक्वल नहीं है। एक की 10 लाख है, दूसरे की 5 लाख है और तीसरे की 1 लाख है, तो ये अनइक्वल है, इसलिए इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो पहला पर्सन है जिसकी 10 लाख इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और जो 5 लाख वाला है उस पर थोड़ा कम और जो 1 लाख वाला है उस पर उससे कम टैक्स लगना चाहिए। ये है वर्टिकल इक्विटी का मतलब कि जो अनइक्वल इनकम वाले लोग हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो अनइक्वल तरीके से होना चाहिए। ठीक है। उन पर टैक्स भी अनइक्वल लगना चाहिए। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या बोलता है कि जो सेम इनकम वाले लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसकी इनकम है 10 लाख, दूसरा पर्सन है उसकी इनकम भी है 10 लाख और जो तीसरा पर्सन है उसकी इनकम भी है 10 लाख। तो जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी बोलती है कि जो सेम लेवल के लोग हैं, सेम इनकम वाले लोग हैं, उनको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इन तीनों लोगों पे सेम टैक्स लगाया जाना चाहिए। ठीक है। ये मतलब है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विटी का कि जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट किया जाए और वर्टिकल इक्विटी बोलती है कि जो अनइक्वल है उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरेड-डोमर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरल ग्रोथ रेट, डिजायर्ड ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, पॉसिबल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए एंड सी, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड वारंटेड ग्रोथ रेट। क्योंकि हेरेड ने ग्रोथ रेट को 3 भागों में डिवाइड किया था, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड सी, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड वारंटेड ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग अ risky income to a certain income with the same expected value is referred as risk averse, risk loving, risk neutral, risk premium। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिस्क लविंग। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग अ रिस्की इनकम को प्रेफर कर रहा है टू सर्टेन इनकम और सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है और रेफर कर रहा है रिस्की इनकम को। तो इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो रिस्क लविंग है। ठीक है। उसका बिहेवियर कैसा है, रिस्क लविंग है। क्योंकि रिस्क एवर्स के केस में हम क्या देखते हैं कि जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो रिस्क से बचना चाहता है तो वो सर्टेन इनकम को ज़्यादा रेफर करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पर्सन है वो रिस्की इनकम को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, इसीलिए जो पर्सन है वो कैसा है, रिस्क लविंग है। Next question is the money supply in the ISLM model is assumed to be real narrow money, nominal money supply, nominal broad money, real money supply। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियल मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर correct OLS estimation
In the presence of autocorrelation, estimated coefficients are linear, estimated coefficients are unbiased, estimated coefficients are biased, estimated coefficients are consistent, estimated coefficients are efficient। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर एक रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है और फिर भी हम उसमें OLS अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी जो हमारा एस्टिमेटर है वो लीनियर रहता है, अनबाइस्ड रहता है और कंसिस्टेंट रहता है। वो एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम वेरिएंस, और ऑटो कोरिलेशन के केस में वेरिएंस मिनिमम नहीं होता। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीनियर, अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट। अगर किसी रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला है OLS एस्टिमेटर्स आर स्टिल अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज सैंपल्स, लेकिन नो लॉन्गर एफिशिएंट। इस केस में क्या होगा कि जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट नहीं होगा, अनबाइस्ड भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following satisfy the assumption of the classical linear regression model? The regression model is linear in the parameters zero mean value of disturbance term, the variance of error term is not constant, there is a serial autocorrelation between the disturbance terms, the number of observations must be greater than the number of parameters to be estimated। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। The regression model is linear in the parameter zero mean value of disturbance term, the number of observation must be greater than the number of parameters to be estimated। Next question is which of the following is not true about the basic postulates of the Malthusian perspective on population? The human population will invariably grow where the means of substance increase. The total amount of land available for agriculture is immutably fixed. Factor substitutions and technological advances can alleviate resource scarcities. The growth of population is limited by the amount of food available for subsistence। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन माल्थस ने कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं की थी, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज्ड फ्रॉम विच राउंड? जेनेवा, हांगकांग, उरुग्वे, टोक्यो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उरुग्वे। WTO उरुग्वे राउंड में आया था और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर MRTSLK इज इक्वल टू W/R होता तब ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर R/W है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है।